हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे MGP 7 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो लास्ट 5 ईयर में मोस्ट रिपीटेड हुए हैं, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको बाकी पेपर्स की वीडियो भी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो MGP का पहला क्वेश्चन आता है जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है और बहुत बार आया हुआ है, लगभग हर ईयर में अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि भूदान आंदोलन के आधार क्या है, महत्व क्या है, समकालीन प्रासंगिकता क्या है, सफलता असफलता पर चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है और मैं सारे जितने भी तरीके पूछा गया सब तरीकों को जोड़ के इकट्ठा इसका क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका पहले तो आपको प्रस्तावना यानी परिचय लिखना है कि भूदान आंदोलन स्वतंत्र भारत का एक महत्वपूर्ण गांधीवादी सामाजिक आर्थिक आंदोलन था, जिसकी शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से की थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना। इसका बेसिक मुख्य उद्देश्य क्या होगा भाई? जो भूमिहीन किसान थे, भूमिहीन लोग थे, उनको भूमि उपलब्ध कराना और समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना। ठीक है, इक्वलिटी, वो भी आर्थिक रूप से। यह आंदोलन अहिंसा, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप का ग्राम स्वराज के गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। भूदान आंदोलन को स्वतंत्र भारत के शुभ रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। ये वाला पॉइंट याद रखना, इसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। अब भूदान आंदोलन का आधार क्या है भाई? किस आधार पर ये शुरू किया गया था भाई? ये तो एक तो गांधीवादी दर्शन यानी अहिंसा, सत्य, सर्वोदय तथा ग्राम स्वराज की अवधारणा पर आधारित था। ठीक है, सेकंड है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, यानी भूमि मालिक अपनी अतिरिक्त भूमि को समाज की संपत्ति बनाकर यानी मानकर उसका एक भाग गरीबों को देते हैं। मतलब जितने भी अमीर लोग हैं, जिन्होंने अधिक भूमि है, वो अपना एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा ऐसे लोगों को दान करें जिसका भूमि नहीं है, किसानों को। ठीक है, सामाजिक न्याय, भूमिहीन किसानों को भूमिदान प्रदान करके आर्थिक समानता को कम करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और फोर्थ स्वैच्छिक दान, यानी अपनी भूमि को भूमि सुधार के लिए बल प्रयोग यानी कानूनी दबाव के स्थान पर नैतिक प्रेरणा का प्रयोग, मतलब कोई भी कानूनी दबाव ना डाले, मतलब लोग अपने मन से भूमि को दान करें। ठीक है, सर्वोदय की भावना, यानी समाज में अंतिम व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देना। ठीक है, ये इसके आधार है। और बात करें तो भूदान आंदोलन का महत्व क्या है, तो इसके महत्व की बात करें तो सिंपल सिंपल पॉइंट लिखे हुए आपको ऐसे ही पेपर में लिख के आना है। अभी आपने जितने पेपर दिए होंगे उससे पता लग गया होगा कि हमें ज़्यादा नहीं लिखना है। टाइम कम रहता है, 2 घंटा टाइम रहता है, तो हमें कम से कम लिखना है और कम से कम शब्दों में अपने उत्तर को देना है। अब इसमें क्या है भाई? इसका उद्देश्य क्या था? आंदोलन महत्व क्या था कि भाई इसमें भूमि सुधार प्रश्न को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख मुद्दा बनाया और भूमिहीन किसानों में सामाजिक सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना विकसित हुई और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग, भाईचारा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिला। इसके अलावा यह अहिंसात्मक सामाजिक परिवर्तन का एक अनूठा उदाहरण बना। आंदोलन में पांचवा पॉइंट है कि आंदोलन ने ग्राम श्रमदान तथा संपत्ति दान जैसे रचनात्मक कार्यक्रम को जन्म दिया और इसके अलावा इसने ग्रामीण विकास और विकेंद्रीकरण की अवधारणा को मजबूत भी किया है। और लास्ट पॉइंट है कि अनेक राज्यों में भूमि सुधार संबंधी नीतियाँ और कानून की प्रेरणा मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन की सफलता की बात करूँ तो लाखों एकड़ भूमि दान के रूप में प्राप्त हुई। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों ने दान दिया और आंदोलन ने समाज में दान, त्याग और सेवा की भावना को प्रोत्साहित किया और इसके अलावा भूमि असमानता, ग्रामीण गरीबी के प्रश्न को राष्ट्रीय अभ्यास पर विषय बनाया और साथ ही कई क्षेत्रों में भूमिहीन परिवार को भूमि प्राप्त हुई और इसके अलावा ग्राम दान आंदोलन के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व और आत्मनिर्भरता गांव की अवधारणा को बढ़ावा मिला है। ठीक है, छठा पॉइंट है आंदोलन ने गांधीवादी विचारधारा को स्वतंत्र भारत में व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। ठीक है, ये इसकी सफलताएं थी कि भाई इसकी वजह से क्या हुआ भाई? लाखों लोगों ने भूमि दान की, कई गरीब लोगों को भूमि मिली भी और इसके अलावा भाई समाज में दान, त्याग और सेवा की भावना को प्रोत्साहन मिल गया और असमानता को कम किया गया, गरीबी को कम करने का प्रयास किया गया, गरीबी जैसे मुद्दे को राष्ट्रीय बहस बना दिया गया और कई क्षेत्रों में भूमिहीन परिवार को भूमि प्राप्त भी हुई। ठीक है, और ग्राम दान आंदोलन भी चले और इसके अलावा ये भाई गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था। ठीक है, और भूदान आंदोलन असफलता की बात करते हैं भाई, दान में मिली भूमि बड़ा भाग बंजर और अनुपजाऊ भी बना देता, मतलब ऐसे लोगों ने दान भी दिया तो ऐसी भूमि दान की जो बंजर थी, अनुपजाऊ थी, जिसे कुछ उग ही नहीं सकता था और प्राप्त भूमि का प्राप्त हिस्सा भूमिहीन में वितरित नहीं हो सकता था। ठीक है, और आंदोलन पूरी तरह स्वैच्छिक था, इसीलिए बड़े भूस्वामियों को भागीदार सीमित रही है और भूमि वितरण का प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर थी, मतलब बड़े लोगों ने दान किया नहीं, कुछ ही लोगों ने दान किया
और बड़े जो भूस्वामी इसमें भागीदारी नहीं ली उन्होंने, ठीक है। 1960 के दशक के बाद आंदोलन की गति धीमी पड़ गई। ग्रामीण शक्ति संरचना और जमींदारी मानसिकता से अपेक्षित परिवर्तन नहीं हो सका। आंदोलन भूमि सुधार की संरचनात्मक समस्याओं का स्थायी समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाया, ठीक है। ये इसकी असफलताएं थी। मतलब सारे सिंपल छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या है भाई, भूदान आंदोलन की समकालीन प्रासंगिकता क्या है भाई, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता के दौर में सामाजिक न्याय का संदेश देता है ये, ठीक है। इसके अलावा ये बोलता है कि संसाधनों में समान वितरण यानी समावेशी विकास की आवश्यकता को रेखांकित करता है। और ग्रामीण विकास, सामुदायिक भागीदारी और विकेंद्रीकरण की अवधारणा को मजबूत करता है। सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु हिंसात्मक और नैतिक उपाय की प्रेरणा देता है। सतत विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामूहिक कल्याण में के आधुनिक विचारों को इसकी अवधारणा मेल खाती है। और छठा है कि भूमि, जल और अन्य संसाधन में न्यायपूर्ण उपयोग की दिशा ये आज भी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। और निष्कर्ष क्या निकलता है, देखो निष्कर्ष मैंने आपको हर वीडियो में बोला हुआ कि निष्कर्ष आप अपने हिसाब से बना के लिखो तो उतना ही बेटर होता है। अब निष्कर्षतः भूमिदान आंदोलन भारतीय इतिहास के सामाजिक न्याय और हिंसात्मक परिवर्तन का एक अद्वितीय प्रयोग था, ठीक है। और यद्यपि आपने अपने सभी उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सका है, फिर भी इसने भूमि सुधार, सामाजिक समानता, मानवता और आधारित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आचार्य विनोबा भावे ये एक आंदोलन का आज सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक और समावेशी विकास के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। देखो इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है कि भूदान आंदोलन क्या था, भूदान आंदोलन की विशेषता या फिर असफलता क्या थी, इसका महत्व क्या था और इसकी सफलताएँ क्या थी। जो इन्हें सारी चीज़ें पूछे, कोई एक टॉपिक पूछेगा, 5 साल के जो पेपर आए हुए हैं उसमें भी अलग अलग टॉपिक पूछेगा, मैं सबको एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी टॉपिक आज से जुड़ा हुआ आप उसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो चिपको आंदोलन आपके बाकी पेपर से भी पूछा गया, फिर से आगे चिपको आंदोलन की व्याख्या कीजिए या फिर एक निबंध लिखिए। निबंध का मतलब डायरेक्ट लिखना है आपको, सिंपल सी इसकी प्रस्तावना या फिर प्रस्तावना छोटी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो निबंध वाले क्वेश्चन में। और चिपको आंदोलन भारत के प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन में से एक है। ये आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड है यानी तत्कालिक उत्तर प्रदेश का हिस्सा था पहले, अब नहीं है, अलग हो गया, कि हिमालय क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना तथा पर्यावरण और स्थानीय लोगों को जीवन को सुरक्षित रखना। चिपको शब्द का अर्थ है पेड़ों को चिपक जाना, और आंदोलनकारियों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाकर अपनी रक्षा का ढाल बना लिया था। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल थे, ठीक। और क्या है भाई, इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, 1973 में चमोली जिले, उत्तराखंड का एक गांव है, चमोली जिले के मंडल गांव में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। उस समय सरकार का द्वारा ठेकेदार को जंगलों की कटाई की अनुमति दी जा रही थी, जबकि स्थानीय लोगों को वन संसाधन के उपयोग से वंचित रखा जाता था। इससे ग्रामीण विशेषकर महिलाओं के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इस स्थिति के विरोध में ग्रामीण ने अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन शुरू किया, मतलब बिना हिंसा का सहारा लिए शांति से इस आंदोलन में चलाया गया। पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से बचाया गया। इसमें वैसे आप देख सकते हो कि कई लोगों की जान भी गई थी, लगभग 360 लोगों की जान चली गई थी, बट फिर भी आंदोलन सफल रहा, ठीक। आगे क्या हुआ भाई, प्रमुख नेता से क्या थे, चिपको आंदोलन का नेता प्रसिद्ध गांधीवादी पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा चंडी प्रसाद भट्ट ने किया, ठीक है। महिलाओं में इसमें गौरा देवी भी थी, मैं लिखना भूल गया, ठीक है। महिलाओं ने भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। 1974 में रेणी गांव के गौरा देवी तो लिखा हुआ है मैंने, गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया, और ये घटना आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है, ठीक। आंदोलन विशेषता बताऊँ तो भाई ये पूर्णतः हिंसात्मक और गांधीवादी आंदोलन था। इसमें ग्रामीण और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। आंदोलन का उद्देश्य केवल पेड़ों की रक्षा नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास था, और इसने वन संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया, और आंदोलन ने पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया, ठीक है। और उपलब्धियों की बात करें तो चिपको आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान पर्यावरणीय समस्याओं की ओर आकर्षित किया। इसके परिणामस्वरूप सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाए। इस आंदोलन ने भारत में पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी नीतियों को प्रभावित किया। उनके अन्य पर्यावरणीय आंदोलन को प्रेरणा दी, और इसके माध्यम से लोगों ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी और वनों के महत्व को व्यापक मान्यता मिली। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको आप बड़े प्यार से बना के लिखो, बहुत अच्छा, बस इसके कुछ पॉइंट आपको याद होना चाहिए, बाकी सब आप बना के लिख सकते हो,
ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, चिपको आंदोलन भारत के पर्यावरणीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ठीक है, यह केवल वन संरक्षण आंदोलन नहीं था, बल्कि प्रकृति और मानव के बीच संतुलित संबंध स्थापित करने का प्रयास था। आज जब पर्यावरणीय प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, तब चिपको आंदोलन संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। यह आंदोलन हमें सिखाता है कि जन सहभागिता और अहिंसात्मक संघर्ष के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 1960 में अमेरिका में अश्वेत नागरिक अधिकार आंदोलन की भूमिका प्रभाव बताना है। भाई देखो, अमेरिका में अश्वेत लोग रहते थे, अफ्रीकी लोग रहते थे। ठीक है, और हम जैसे लोगों को भी अश्वेत लोग बोला जाता है, इंडियंस को भी बोला जाता था वहाँ पर। अब उनके लिए क्या आंदोलन हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या समस्याएं थी उनकी और क्या सॉल्व हुई, ये है। प्रस्तावना में परिचय में क्या लिखो, 1960 के दशक में अमेरिका का अश्वेत नागरिक अधिकार आंदोलन, ब्लैक सिविल राइट मूवमेंट, सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकार के लिए चलाया गया एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य अश्वेत नागरिक के विरुद्ध होने वाली नस्लीय भेदभाव, अलगाव तथा राजनीति और सामाजिक असमानता को समाप्त करना था। ठीक है, और यह आंदोलन अहिंसा, सत्याग्रह और जन संगठन के माध्यम से संचालित किया गया। इस पर गांधी जी के विचारों पर गहरा प्रभाव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आंदोलन की भूमिका क्या थी कि अमेरिका में लंबे समय तक अश्वेत लोगों को शिक्षा, रोजगार, मतदान और सार्वजनिक सुविधाओं का भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। 1960 के दशक में आंदोलन ने इस अन्याय के विरुद्ध व्यापक जनजागरण किया। आंदोलन का प्रमुख नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उन्होंने जिन्होंने अहिंसात्मक संघर्ष और नागरिक अवज्ञा के माध्यम से समान अधिकारों की मांग की। इनका नाम याद रखना, मार्टिन लूथर किंग प्रमुख नेता थे इसके। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस आंदोलन को चलाया। ठीक है, नागरिक अवज्ञा के माध्यम से समान अधिकार की मांग भी की। और इस आंदोलन के दौरान अनेक महत्वपूर्ण अभियान चलाए गए, जैसे बैठो आंदोलन, सिट इन्स और स्वतंत्र यात्राएं यानी फ्रीडम राइड्स एंड बर्मिंघम अभियान तथा 1963 का वॉशिंगटन मार्च। इसी मार्च के में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना प्रसिद्ध आई हैव ए ड्रीम भाषण दिया, जिसने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। भाई इस वाले आंदोलन में आपको एक आदमी का नाम याद रखना है, वो है मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, जिन्होंने यह आंदोलन चलाया स्पेशली, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो कोई आंदोलन, जब हम किसी आंदोलन के बारे में लिखते हैं तो उसके एक मेन नेता का नाम याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आंदोलन प्रभाव की बात करें तो कानून समानता की स्थापना, आंदोलन के दबाव में अमेरिकी सरकार ने 1964 का सिविल राइट एक्ट पारित किया, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर नस्लीय भेदभाव को अवैध घोषित किया। मताधिकार की सुरक्षा, 1965 में वोटिंग राइट एक्ट के माध्यम से अश्वेत नागरिक के मतदान के अधिकारों को कानूनी संरक्षण मिला। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ भाई, सामाजिक चेतना विकास हुआ, यानी आंदोलन में अमेरिकी समाज ने नस्लीय समानता और मानवाधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाई। और क्या है कि अहिंसात्मक संघर्ष का उदाहरण, भाई इस आंदोलन ने सिद्ध किया कि अहिंसा और लोकतांत्रिक संघर्ष के माध्यम से बड़े सामाजिक परिवर्तन भी संभव है। और वैश्विक प्रभाव, इस आंदोलन ने दुनिया के अन्य देशों में मानवाधिकार, महिला अधिकार और सामाजिक न्याय संबंधी आंदोलन को प्रेरणा दी। और क्या किया, और राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि, अश्वेत समुदाय की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ठीक है, और सीमाएं क्या थी, यद्यपि आंदोलन ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की तो सफल रहा, फिर भी नस्लवाद की पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका। अभी भी नस्लवाद है अमेरिका में। आर्थिक असमानता, सामाजिक पूर्वाग्रह, पुलिस हिंसा जैसी समस्याएं आज भी विभिन्न रूपों में मौजूद है। और निष्कर्ष क्या निकलता है कि 1960 के दशक का अश्वेत नागरिक आंदोलन अमेरिका इतिहास का एक ऐतिहासिक परिवर्तनकारी आंदोलन था, और इसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष कर समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यह आंदोलन लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और अहिंसात्मक संघर्ष की शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है तथा आज भी विश्व भर में सामाजिक आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। ठीक है, ये आंदोलन, अश्वेत आंदोलन के बारे में आपको थोड़े बहुत भी पॉइंट याद रहते हैं तो बाकी तो आप बना के लिख ही सकते हो नस्लभेद के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि गांधी के बाद अहिंसक आंदोलन की प्रमुख विशेषता और परिणाम की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भाई गांधी जी के बाद उनके जो अहिंसात्मक आंदोलन था उनका क्या योगदान रहा है वो पढ़ेंगे हम। अब भाई इसमें क्या है कि भाई पहले प्रस्तावना में महात्मा गांधी ने अहिंसा को केवल एक नैतिक सिद्धांत ही नहीं बल्कि सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का प्रभावी साधन बनाया। गांधी जी ने निधन
गांधी जी के निधन के बाद विश्व में अनेक देशों में तथा भारत के विभिन्न आंदोलनों में अहिंसा को संघर्ष की पद्धति के रूप में अपनाया। और भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन तथा दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष जैसे आंदोलन पर गांधीवादी विचार यानी अहिंसा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है। और इसके अलावा क्या है भाई, गांधी के बाद अहिंसक आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या रही? भाई अहिंसा एवं सत्य का प्रयोग। ठीक है। इन आंदोलन ने हिंसा की बजाय शांतिपूर्ण विरोध, धरना प्रदर्शन, पद यात्रा तथा सविनय अवज्ञा को अपनाया। जन भागीदारी यानी महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, विद्यार्थियों, वंचित वर्गों, व्यापक भागीदारी इन आंदोलनों में विशेषता रही है। मतलब कहना मतलब अहिंसात्मक आंदोलन ऐसे आंदोलन थे सभी लोग शामिल थे, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे किसान हो, सब लोग इसमें भागीदार हैं, चाहे वो महिलाएं हों। ठीक है। और नैतिक शक्ति पर बल। आंदोलन का उद्देश्य विरोधियों को बलपूर्वक हराना नहीं बल्कि नैतिक रूप से प्रभावित करना था। ठीक है। और लोकतांत्रिक स्वरूप यानी अहिंसक आंदोलन का लोकतांत्रिक मूल्य, मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय की स्थापना पर आधारित थे। ठीक है। और रचनात्मक कार्यक्रम का समावेश की बात करूँ तो कई आंदोलन में केवल विरोध ही नहीं बल्कि वैकल्पिक विकास मॉडल को समाज सुधार में प्रयास भी शामिल थे। ठीक है। और क्या है, अहिंसक आंदोलन परिणाम क्या हुए? भाई सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई, यानी लोगों में अधिकार, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक न्याय की चेतना बढ़ी। और नीतिगत परिवर्तन यानी अनेक सरकारों को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। मानवाधिकार की रक्षा, नागरिक अधिकार, लैंगिक समानता तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला। इसके अलावा लोकतंत्र की मजबूती यानी शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से लोकतंत्र की संस्कृति को सुदृढ़ किया गया। और वैश्विक प्रभाव की बात करें तो अहिंसक आंदोलन ने विश्व भर में सामाजिक परिवर्तन के लिए नए मार्ग को प्रशस्त किया। ठीक है। और आलोचना की बात करें तो भाई यद्यपि अहिंसक आंदोलन ने महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की, फिर भी उनकी कुछ सीमाएं रही हैं। क्या सीमाएं रही हैं? भाई अहिंसक आंदोलन की सफलता काफ़ी हद तक जन समर्थन और नैतिक दबाव पर निर्भर करती हैं। ठीक है। कई बार सरकारें या शक्तिशाली समूह उनकी मांगों को अनदेखी कर देती है। परिवर्तन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है। कुछ आंदोलन के परिणाम स्थायी नहीं रहे तथा कई समस्याएं पुनः उभर कर सामने आई हैं। ठीक है। और वैश्वीकरण और बाजारवादी व्यवस्था के दौर में केवल नैतिक अपील हमेशा प्रभावी सिद्ध नहीं होती। मतलब हर जगह अहिंसक आंदोलन काम नहीं आते, केवल हमें हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। इस पॉइंट का ये मतलब है। ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि फिर भी हिंसक संघर्षों की तुलना में अहिंसक आंदोलन ने कम सामाजिक क्षति पहुंचाते हुए अधिक लोकतांत्रिक और मानवीय समाधान प्रस्तुत किए हैं। मतलब ज़्यादातर इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं, नेगेटिव नहीं है। निष्कर्ष क्या निकलता है? भाई निष्कर्षतः गांधी जी के बाद अहिंसक आंदोलन ने सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि उनकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी वे शांतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों सबसे प्रभावी और नैतिक साधन माने जाते हैं। और आज के समय में भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है और वे विश्व भर के आंदोलन को प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। और उनके विचार, उनके आंदोलन अभी लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। जैसा अभी आप देख रहे हो कांग्रेस जनता पार्टी बनी हुई है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, वो भी इसी के ऊपर आधारित है, अहिंसक आंदोलन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में शांति आंदोलन के नेतृत्व की भूमिका की चर्चा कीजिए। अब भाई भारत में शांति आंदोलन देखो, आपको जो MGP 4 था उसमें भी था, इसमें भी है। उससे चिपको आंदोलन भी था, इसमें भी है। और गांधीवादी विचारों के ऊपर जो बात है इसमें भी गांधीवादी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। अब भाई शांतिवादी आंदोलन की बात करूँ तो भारत में शांति आंदोलन का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है। इन आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, न्याय, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण तथा संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान रहा है। ऐसे आंदोलन की सफलता में नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक प्रभावी नेता न केवल आंदोलन की दिशा प्रदान करता है बल्कि लोगों को संगठित कर उनके भीतर विश्वास, अनुशासन, संघर्ष की भावना भी विकसित करता है। ठीक है। और शांति आंदोलन के नेतृत्व की भूमिका की बात करूँ तो आंदोलन की दिशा प्रदान करना। और नेतृत्व आंदोलन का उद्देश्य रणनीतियों, कार्य प्रणाली को स्पष्ट करता है और एक सक्षम नेता आंदोलन को सही दिशा में आगे बढ़ाता है और तथा उसके मूल्य उद्देश्य को बनाए रखता है। दूसरा पॉइंट है जन संगठन की और जनगणना, जन जागरण। शांति आंदोलन की सफलता जन समर्थन पर निर्भर करती है। मतलब लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। नेता जनता को जागरूक करता है। ठीक है। मतलब एक सच्चा नेता वही होता है जो लोगों को जागरूक करे, उनकी समस्या को सॉल्व करे, उन्हें संगठित करता है और तथा आंदोलन के प्रति उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है।
थर्ड पॉइंट है कि भाई अहिंसा और अनुशासन को बनाए रखना। भाई भारत में अधिकांश शांति आंदोलन गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित रहे हैं और नेतृत्व का प्रमुख कार्य आंदोलन में अहिंसा बनाए रखना और अहिंसक बनाए रखना और प्रतिभागियों में अनुशासन और संयम बनाए रखना नेता होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि संवाद और मध्यस्थता, यानी शांति आंदोलन में नेता सरकार, प्रशासन और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संवाद स्थापित करता है और वह विवाद समाधान हेतु मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और शांतिपूर्ण समाधान को खोजने का प्रयास करता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कि नैतिक प्रेरणा प्रदान करना। शांति आंदोलन का आधार नैतिक शक्ति होता है और नैतिक अपने आदर्शों, त्याग और प्रतिबद्धता के माध्यम से लोगों को प्रेरित करता है और यह आंदोलन वैधता प्रदान करता है। वैधता मतलब कानूनी रूप से कोई भी चीज़ होती है, वैध होती है, उसको प्रदान करता है। ठीक है। अब प्रमुख उदाहरण की बात करूँ तो भाई भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, अहिंसा के माध्यम से शांति आंदोलन में नई दिशा दी और गांधी के बाद विनोबा भावे और भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और अहिंसक संघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत किया। इन नेताओं ने जन सहभागिता और नैतिक शक्ति के आधार पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। ठीक है। आलोचनात्मक दृष्टि से बात करूँ तो यद्यपि नेतृत्व शांति आंदोलन की सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक नेतृत्व निर्भरता कभी कभी आंदोलन को कमजोर भी कर सकती है। यद्यपि आंदोलन किसी एक व्यक्ति पर अधिक निर्भर हो जाए या फिर तो उसके हटने के बाद आंदोलन गति कम हो जाती है, मतलब किसी एक इंसान को डिपेंड रहे आंदोलन और वो व्यक्ति बाद में हट जाए तो भाई उसकी गति धीमी हो जाती है। इसीलिए मजबूत संगठनात्मक संरचना, सामूहिक नेतृत्व भी आवश्यक है। और निष्कर्ष क्या निकलता है, भारत में शांति आंदोलन की सफलता ने नेतृत्व की केंद्रित भूमिका रही है। नेतृत्व आंदोलन को दिशा, प्रेरणा और संगठन की नैतिक आधार प्रदान करता है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे और सुंदरलाल बहुगुणा जैसे नेताओं ने ये सिद्ध किया है कि प्रभावी नेतृत्व और अहिंसक संघर्ष के माध्यम से समाज में व्यापक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। वर्तमान समय में भी शांति, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए सशक्त एवं नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता बनी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाई देखो स्टार्टिंग से 5 और 6 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जितने मैंने बताएं और बाकी भी इम्पोर्टेंट है। आप सारे क्वेश्चन पढ़ जाएँ, आपके लिए बेटर रहेगा। मल्टीपल चॉइस रहेगी आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने की। ठीक है। भारत में नए किसान आंदोलन पर बहस या फिर विवाद का परीक्षण। भाई नए किसान आंदोलन क्या है पहले ही समझेंगे। भारत में किसान आंदोलन लंबे समय से कृषि नीतियों, भूमि संबंधी समस्याओं, कृषि लागत, ऋणग्रस्तता तथा किसानों के अधिकारों से जुड़े रहे हैं। 1980 के दशक के बाद उभरने वाले किसान आंदोलन ने नए किसान आंदोलन कहा गया। मतलब नए किसान आंदोलन क्या था, इस आंदोलन में बड़े बड़े किसानों ने भाग लिया। ये आंदोलन पारंपरिक किसान संघर्षों के भिन्न थे क्योंकि इसका नेतृत्व अपेक्षाकृत समृद्ध और मध्यम किसानों द्वारा किया गया तथा इनका मुख्य ध्यान कृषि उत्पादों के उचित मूल्यों, सरकारी नीतियों और बाजार संबंधी मुद्दों पर था। महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन तथा उत्तर भारत के भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आगे बात करें तो नए किसान आंदोलन की प्रमुख विशेषता कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य की मांग, बिजली, पानी, उर्वरकता और अनेक कृषि आंदोलन पर रियायतों की मांग, किसान और ऋण माफी और आर्थिक सुरक्षा प्रबल, राजनीतिक दलों की अपेक्षाकृत स्वतंत्र संगठनात्मक स्वरूप, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और आंदोलन की रणनीतिक, ये सब इसके क्या थे, प्रमुख विशेषता थी। और क्या था नए किसान आंदोलन के बहस और विवाद, भाई वर्गीय स्वरूप विवाद, यानी कुछ विद्वानों का मत है कि नए किसान आंदोलन मुख्यतः बड़े और मध्यम किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका तर्क है कि भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसान और कृषि श्रमिकों की समस्या इन आंदोलन को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं होती। ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है कि सामाजिक न्याय का प्रश्न। वही आलोचकों का मानना है कि इन आंदोलन का ध्यान आर्थिक लाभों पर अधिक केंद्रित रहता है। ठीक है। जबकि ग्रामीण समाजों में जाति, लैंगिक असमानता और भूमिहीनता जैसे मुद्दों को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता। मतलब ये आर्थिक मुद्दों को लेकर चला, लेकिन जो गांव के मुख्य समस्याएं रहती हैं जैसे जाति, लैंगिक असमानता, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं था इस आंदोलन का। और थर्ड है कि राज्य और बाजार के प्रति दृष्टिकोण। कुछ किसान संगठन सरकारी हस्तक्षेप और समर्थन मूल्य की मांग करते हैं, जबकि अन्य मुक्त बाजार, कृषि उदारीकरण का समर्थन करते हैं। इस कारण किसान आंदोलन के भीतर भी वैचारिक मतभेद दिखाई देता है। ठीक है।
फोर्थ है कि राजनीति का प्रभाव का प्रश्न। यद्यपि किसान संगठन स्वयं को गैर दलीय बनाते हैं और फिर भी कई बार उन राजनीतिक दलों से प्रभावित होने या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले आरोप लगाए जाते हैं। ठीक है। और नए किसान आंदोलन के महत्व की बात करूँ तो इन आंदोलन में किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख मुद्दा बनाया। कृषि संकट, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और ऋणग्रस्तता और कृषि सुधार पर व्यापक सार्वजनिक बहस को बढ़ावा मिला। हाल के किसान आंदोलन में लोकतांत्रिक विरोध और जन संगठन की शक्ति को भी प्रदर्शित किया गया है। जो नए किसान आंदोलन आए हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत में नए किसान आंदोलन ग्रामीण भारत की बदलती सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यद्यपि इन आंदोलन में वर्गीय स्वरूप, राजनीति प्रभाव तथा सीमित प्रतिनिधित्व को लेकर विवाद मौजूद है, फिर भी उन्होंने किसान की समस्याओं को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए नए किसान आंदोलन को भारतीय लोकतंत्र में हित समूह और राजनीति के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। और विभिन्न क्वेश्चन नंबर 7 है, डायरेक्ट बोल दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विभिन्न परिस्थितियाँ यानी इकोलॉजिकल एवं पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा कीजिए जो आज मानव जाति को प्रभावित कर रहे हैं। अब भाई वर्तमान समय में पर्यावरण और परिस्थिति समस्याएं मानव जाति के सामने गंभीर चुनौती हैं। भाई पर्यावरण तो बड़ी चुनौती है ही। तीव्र औद्योगिकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और प्राकृतिक संसाधन के अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरण संतुलन प्रभावित है। इन समस्याओं का प्रभाव केवल प्रकृति तक सीमित नहीं है बल्कि मानव स्वास्थ्य और आर्थिक विकास तथा सामाजिक जीवन पर पड़ रहा है। तो ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बना के लिख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। बस इसके कुछ मोटे मोटे पॉइंट याद होने चाहिए आपको। जैसे प्रस्तावना में आपको पता लग गया होगा क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है। और प्रमुख परिस्थिति की बात करूँ तो वही जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि आज सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं हैं। ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे बाढ़, सूखा, चक्रवात तथा अनियमित वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। ठीक है। और तीसरा सेकंड पॉइंट है कि वनों की कटाई, कि कृषि विस्तार, औद्योगिकरण, विकास, शहरीकरण के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जा रही है। इससे जैव विविधता का ह्रास, मिट्टी की कटाव और जलवायु असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि जैव विविधता का ह्रास, अनेक वनस्पति, जीव जंतु प्रजातियां विलुप्त के कगार पर पहुंच चुकी हैं। प्रकृति आवासों के विनाश और प्रदूषण के कारण परिस्थिति का तंत्र स्थिरता प्रभावित हो रही है। फोर्थ पॉइंट है कि वायु प्रदूषण, भाई वाहनों, उद्योगों और जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके कारण श्वसन यानी सांस लेने संबंधी रोग, हृदय रोग तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पाँचवा कि जल प्रदूषण एवं जल संकट, कि नदियाँ, झीलों, भूजल स्रोतों में औद्योगिक अपशिष्ट यानी रासायनिक पदार्थ तथा घरेलू कचरे के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। साथ ही स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता भी गंभीर समस्या बनती जा रही है। और सिक्स्थ है आपका भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण, वह अत्यधिक कृषि, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, वनों की कटाई से भूमि की उर्वरकता कम हो रही है। तो जब भी हम खेतों में अत्यधिक रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की उर्वरकता कम होती है, साथ ही जल स्तर भी गिर जाता है। ठीक है। इससे खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। और सातवां पॉइंट है प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, क्या प्लास्टिक कचरा भूमि, जल तथा समुद्री परिस्थितियों तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। ये जीव जंतुओं और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। समाधान की आवश्यकता क्या है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सतत विकास जो है फ्यूचर के लिए होता है, मतलब फ्यूचर की पीढ़ी के लिए हम चीज़ों को बचाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, मतलब ऐसे संसाधन का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, तुरंत बन जाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग करना। वनीकरण, प्रदूषण नियंत्रण, जल संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही सरकार, नागरिक समाज और आम जनता की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष क्या निकलता है, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता का ह्रास और जल संकट जैसी पर्यावरणीय समस्याएं आज भी संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित कर रही हैं। ठीक है। इन चुनौतियों का समाधान केवल सामूहिक प्रयासों, पर्यावरण जागरूकता और सतत विकास की नीतियों के माध्यम से ही संभव है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। अब मद्य निषेध पर गांधी जी के विचारों का चर्चा। अब भाई मद्य यानी मदिरापान यानी शराब के ऊपर गांधी जी के क्या विचार थे।
वही प्रस्तावना में महात्मा गांधी के मद्यपान है शराब सेवन को व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए अत्यंत हानिकारक माना है। ठीक है, उनके अनुसार शराब केवल स्वास्थ्य को ही नष्ट नहीं करती है, बल्कि नैतिक पतन, आर्थिक शोषण और सामाजिक विघटन का कारण भी बनती है। इसलिए गांधी जी ने मद्य निषेध को अपने रचनात्मक कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण अंग बनाया है और इसे सामाजिक सुधार तथा नैतिक उत्थान के लिए आवश्यक माना है। ठीक है, अब भाई गांधी जी के विचार क्या हैं इसमें भी। शराब, उनका पहला पॉइंट है शराब एक सामाजिक बुराई है। गांधी जी के अनुसार शराब व्यक्ति की विवेक शक्ति को नष्ट कर देती है, उसे नैतिक रूप से कमज़ोर बनाती है। उनका मानना था कि मद्यपान के कारण अपराध, हिंसा और पारिवारिक कलह और सामाजिक अव्यवस्था बढ़ती है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है कि आर्थिक शोषण का साधन, मतलब गांधी जी का विचार था कि गरीबी और श्रमिक वर्ग अपनी आय का बड़ा हिस्सा शराब पर खर्च कर देते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और ख़राब हो जाती है। इस प्रकार शराब गरीबी और शोषण का बढ़ावा देती है। और थर्ड पॉइंट है आपका महिलाओं और परिवारों का प्रभाव। गांधी जी ने देखा कि मद्यपान सबसे अधिक दुष्प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। शराबी व्यक्ति परिवार की उपेक्षा करता है, जिससे घरेलू हिंसा, आर्थिक संकट और पारिवारिक विघटन की समस्या उत्पन्न होती है। फोर्थ है कि नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, यानी गांधी जी आत्मसंयम, सादगी, नैतिक जीवन के समर्थक थे। उनके अनुसार शराब मनुष्य की आत्मिक उन्नति में बाधक है और उन्हें सत्य और अहिंसा के मार्ग से दूर ले जाती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि पूर्ण मद्य निषेध का समर्थन। भाई गांधी जी केवल शराब को सीमित उपयोग के पक्षधर नहीं थे, बल्कि वो पूर्ण मद्य निषेध के समर्थक थे, यानी पूर्ण रूप से शराब को बंद करना। उनका मानना था कि राज्य का कर्तव्य है कि समाज में ऐसी बुराइयों से बचाए, भले ही इससे सरकार को मिलने वाले राजस्व में कमी क्यों ना आए। ठीक है, अब मद्य निषेध के लिए गांधी जी के उपाय, भाई जन जागरण और नैतिक शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा शराब विरोधी अभियान चलाना, आत्मसंयम और स्वैच्छिक त्याग को प्रोत्साहन करना, सरकार द्वारा शराब की बिक्री को उत्पादन पर नियंत्रण करना और रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से समाज सुधार भी करना। और समकालीन प्रासंगिकता की बात करूँ तो आज भी शराब सेवन, स्वास्थ्य समस्याएं, सड़क दुर्घटना, घरेलू हिंसा, सामाजिक अपराध बढ़ रहे हैं। इसीलिए मद्य निषेध संबंधी गांधी जी के विचार सामाजिक स्वास्थ्य, पारिवारिक कल्याण और नैतिक विकास के संदर्भ प्रासंगिक बने हुए हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि निष्कर्षतः गांधी जी ने मद्यपान को व्यक्ति और समाज के दोनों के लिए विनाशकारी माना तथा पूर्ण मद्य निषेध का समर्थन किया। उनके विचार केवल शराब विरोध तक सीमित नहीं थे, बल्कि एक स्वस्थ, नैतिक और आत्मसंयमी समाज की स्थापना से जुड़े थे। वर्तमान समय में भी उनके विचार सामाजिक सुधार और जन कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और 9th क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक क्रांति की संभावना की एवं सीमाओं पर चर्चा कीजिए। अब सामाजिक क्रांति क्या है? सामाजिक क्रांति से समाज में संरचना, मूल्य, संस्थाओं तथा सामाजिक संबंधों में व्यापक और मूलभूत परिवर्तन से है। इसका उद्देश्य सामाजिक असमानता, शोषण, भेदभाव तथा अन्याय को समाप्त करके एक अधिक न्यायपूर्ण और समानता मूलक समाज की स्थापना करना होता है। इतिहास में अनेक सामाजिक क्रांतियों ने समाज के विकास और परिवर्तन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि सामाजिक क्रांति को अनेक संभावनाएं हैं, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अब क्या सीमा है भाई? सामाजिक क्रांति संभावनाएं की बात करें तो भाई सामाजिक समानता की स्थापना। भाई सामाजिक क्रांति जाति, वर्ग, लिंग, धर्म आधार पर होने वाले भेदभाव को कम करके समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। दूसरा, शोषण और अन्याय का अंत। क्रांति के माध्यम से शोषण और वंचित वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं तथा अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती देते हैं। थर्ड है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। समाज में क्रांति नागरिक अधिकार, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करती है। इससे समाज में स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व की भावना विकसित होती है। फोर्थ पॉइंट है कि सामाजिक चेतना का विस्तार। क्रांति लोगों में जागरूकता पैदा करती है और उन्हें सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती है। और पांचवा, नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। सामाजिक क्रांति पुरानी रूढ़ियों और अन्यायपूर्ण संरचनाओं को बदलकर प्रगतिशील एवं समावेशी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण में सहायक होती है। और आपका सीमा की बात करें तो भाई परिवर्तन को धीमी प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों में, मानसिकता में परिवर्तन शीघ्र नहीं होता है। इसीलिए सामाजिक क्रांति के परिणाम प्राप्त करने में लंबा समय लग सकता है।
ठीक है। और प्रतिरोध और संघर्ष की बात करें तो समाज में प्रभावशाली और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अक्सर परिवर्तन का विरोध करते हैं, जिससे संघर्ष और तनाव उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। और थर्ड है कि हिंसा की संभावना। पर कुछ सामाजिक क्रांतियाँ हिंसक रूप से धारण कर लेती हैं, मतलब हिंसा का सहारा ले लेती हैं, जिससे जन धन की हानि तथा सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। और स्थायित्व की समस्या, भाई कई बार क्रांति के बाद अपेक्षित परिवर्तन स्थायी नहीं रह पाते, पुरानी समस्याएं नए रूप में पुनः उभर सकती हैं। और फिफ्थ पॉइंट आपका आर्थिक और राजनीतिक बाधाएं। ये सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक संसाधन, नीतियों और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी सामाजिक क्रांति की सफलता में बाधक बन सकती हैं। ठीक है। और इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है कि भाई सामाजिक क्रांति समाज में न्याय, समानता और मानव गरिमा की स्थापना का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें सामाजिक परिवर्तन की अपार संभावनाएं निहित है, किंतु इसकी सफलता अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों पर निर्भर करती है। इसीलिए सामाजिक क्रांति को केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि लोगों की चेतना और सामाजिक मूल्य में सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए। एक सफल सामाजिक क्रांति वही है जो स्थायी, लोकतांत्रिक और मानवीय परिवर्तन ला सकती है। ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई कि प्रकृति और पर्यावरणीय सुरक्षा के संदर्भ में गांधी के विचारों की विवेचना कीजिए। अब भाई प्रकृति और पर्यावरण की जहाँ भी बात आती है वहाँ पर तो आप ज़्यादातर बनाकर लिखें तो बेटर रहता है, कुछ पॉइंटों को पता होना चाहिए आपको। प्रस्तावना की बात करें तो महात्मा गांधी की सामान्यतः स्वतंत्र आंदोलन के नेता और अहिंसा के प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है, किंतु उनके विचारों में पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के प्रति गहरी संवेदनशीलता भी निहित है। यद्यपि गांधी जी ने पर्यावरणवाद को एक पृथक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, फिर भी उनके विचार को प्रकृति के साथ संतुलित संबंध, सीमित उपभोग और सादगी तथा संसाधनों के न्यायपूर्ण उपयोग पर विशेष बल मिलता है। आज के पर्यावरणीय संकटों के संदर्भ में गांधी जी के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। अब भाई प्रकृति और पर्यावरण के संबंध में बात करूँ तो भाई सीमित उपभोग का सिद्धांत। गांधी जी का मानना था कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं तक सीमित संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। उनका प्रसिद्ध कथन है कि पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का लालच नहीं। ठीक है। क्योंकि हम मनुष्य तो हमारी भाई इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। ये विचार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास की भावना को व्यक्त करता है। और सादगीपूर्ण जीवन, भाई गांधी जी सादगी और संयम के आदर्श जीवन मानते थे। उनके अनुसार अत्यधिक उपभोग और भौतिकवाद पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारण है, इसलिए उन्होंने सरल जीवन और उच्च विचार का समर्थन किया। ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता। गांधी जी ने विकेंद्रीकरण, अर्थव्यवस्था और ग्राम स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत की। उनका विश्वास था कि स्थानीय समाधान पर आधारित आत्मनिर्भर गांव पर्यावरण के अनुकूल विकास का आधार बन सकते हैं। और फोर्थ, अहिंसा और प्रकृति। गांधी जी ने अहिंसा केवल मनुष्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि समस्त जीवन जगत और प्रकृति के प्रति सम्मान पर आधारित थी। वे प्रकृति के शोषण की बजाय उसके साथ सामंजस्य संबंध के पक्षधर थे। और 5 पॉइंट ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, यानी गांधी जी के अनुसार मनुष्य प्रकृति के संसाधनों का मालिक नहीं है, बल्कि उनका संरक्षण है। इसीलिए संसाधन का उपयोग समाज और आने वाली पीढ़ियों के हित में किया जाना चाहिए। और एंड में क्या समकालीन प्रासंगिकता की बात करूँ तो आज विश्व जलवायु परिवर्तन, वायु एवं जल प्रदूषण, वनों की कटाई तथा जैव विविधता के ह्रास जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। इन परिस्थितियों में गांधी जी के सीमित उपभोग, सतत विकास, पर्यावरणीय न्याय तथा प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व संबंधी विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन ने अन्य पर्यावरणीय आंदोलन पर भी गांधीवादी विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है। और निष्कर्ष क्या निकलता है कि गांधी जी के पर्यावरण संबंधी विचार मानव विकास और प्रकृति के बीच संतुलन तथा नैतिक संबंध की स्थापना पर आधारित है, और उन्होंने सादगी, आत्मसंयम, अहिंसा और ट्रस्टीशिप के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का मार्ग प्रस्तुत किया है। वर्तमान पर्यावरण संकट के समाधान के लिए गांधी जी के विचार न केवल प्रासंगिक हैं, बल्कि सतत और मानवीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक भी हैं। ठीक है। तो आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़ी मैं जल्दी बोला है ताकि वीडियो छोटी हो सके, क्योंकि बड़ी वीडियो ज़्यादा प्रमोट नहीं होती है यूट्यूब पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें
अपने दोस्तों को शेयर कर दे ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।